ज्ञान क्लासेस में आपका स्वागत है। इससे पहले मैंने एक वीडियो डाले थे कि इसमें मैंने बात की थी कि मैं एक भूगोल की सीरीज शुरू करूंगा, जिसमें मैंने पहला जो वीडियो डाला था उस वो सिलेबस पे था कि भूगोल के जितने भी एग्ज़ाम के सिलेबस है जो सभी एग्ज़ामों में महत्वपूर्ण है, उसका मैंने सिलेबस को डिस्कस किया था कि क्या क्या चैप्टर्स पढ़ने हैं किस किस भाग से, वो मैंने डाला था। उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैंने भारत के भूगोल का पहला चैप्टर लिया है, भारत की अवस्थिति एवं विस्तार। ये जो चैप्टर है ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। सभी एग्ज़ामों में इससे प्रश्न बनते हैं, चाहे वो पीटी में हो, मेंस में हो, चाहे आप वनडे एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, उसमें भी इससे प्रश्न बनते हैं। आज हम इस जितने भी इस चैप्टर के फैक्ट्स हैं उन सबको मैं बारीकी से समझेंगे, उसमें कॉन्सेप्ट कितने भी है वो भी समझेंगे। थोड़ा सा आप इसमें यदि बोर महसूस करेंगे तो समझने की कोशिश करेंगे कि चैप्टर का ही प्रॉब्लम है कि इसमें स्टैटिक्स ज़्यादा पार्ट है, फैक्चुअल ज़्यादा है, कॉन्सेप्ट इसमें कम है। इसलिए ये मत समझे कि हाँ मैंने कॉन्सेप्ट नहीं बताया है, कॉन्सेप्ट जो भी है वो डिस्कस किए जाएंगे, लेकिन इसमें फैक्चुअल पार्ट ज़्यादा है, इसलिए मैं फैक्चुअल ही ज़्यादा है। आगे जितने भी चैप्टर्स आएंगे उसमें कॉन्सेप्ट बहुत सारे हैं, ढेर सारे कॉन्सेप्ट है, उसको मैं डिस्कस करूँगा, बहुत ही बारीकी से डिस्कस करूँगा, आपको आसान भाषा में समझाऊँगा कि कैसे समझना है उन सब चीज़ों को। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है कि भारत का नामांकन, ये जो हेडिंग है ये भारत का नामांकन ये कैसे हुआ उसको समझते हैं। ये है आर्यों के निवास के कारण इसका नाम भारत आर्यावर्त पड़ा। ठीक है, पहले यहाँ आर्यों का निवास था जिसके कारण इसको आर्यावर्त कहते हैं। उसी में दूसरा नाम जो है नामकरण, देखिए अलग अलग तरीके से होता है, सबके अपने अपने वो है कौन अवधारणा है कि हाँ इसका नाम इस तरह से हुआ, इसका नाम इस तरह से हुआ। उसी में दूसरा है कि राजा भरत के नाम पे जो इसका नाम है वो भारतवर्ष पड़ा। संविधान में हमारे देश का नाम भारत या इंडिया स्वीकृत किया गया है। संविधान में क्या है, ये इंडिया, भारत या इंडिया स्वीकृत किया गया है। आगे देख लेते हैं हम लोग स्थिति एवं विस्तार। एक चीज़ इसमें एक पॉइंट जो मिस कर गया है हम लोग, उसमें ये है कि भारत का जो चारों तरफ का जो है ये है, उसको हम समझ लेते हैं कि क्या क्या है। तो आप देखेंगे कि ऊपर में जो नॉर्थ वेस्ट का साइड है उसमें पाकिस्तान आता है, फिर ऊपर सबसे ऊपर टॉप पे अफगानिस्तान आता है जो कि यहाँ पे आपका पीओके का भाग है उससे लगा हुआ है। ठीक है, इधर जो है, लेकिन हम लोग उसे नहीं मानेंगे क्योंकि हम मानते हैं कि वो मेरा ही पार्ट है, इसलिए हम लोग उसको नहीं मानेंगे, पीओके हम नहीं मानते हैं, तो हम समझेंगे कि ये हमारे भाग से ही लगा हुआ है। इधर में आपका उत्तर नॉर्थ साइड में आपका होगा चाइना हो गया, इधर में फिर आपका नेपाल हो गया, भूटान हो गया। यहाँ देखेंगे ईस्ट साइड में म्यांमार हो गया, फिर नीचे बांग्लादेश, फिर यहाँ पे इसका जो 3 भाग है ये क्या है, चारों तरफ से पानी से घिरा है। नीचे में हिंद महासागर, यहाँ पे आपका दक्षिण पूर्व में आपका हो गया बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, और दक्षिण पश्चिम में हो गया आपका ये अरब सागर। ठीक है, ये पॉइंट वहाँ पे मिस कर गया था, इसीलिए मैंने यहाँ पे डिस्कस कर दिया है। आगे देख लेते हैं इसको। स्थिति और विस्तार में भारत विषुवत रेखा के उत्तर में अवस्थित है, भारतीय मुख्यभूमि दक्षिण में। भारत विषुवत रेखा के उत्तर में अवस्थित है, इसका मतलब समझ लीजिए ये है आपका ग्लोब। ठीक है, ये पूरी पृथ्वी है। ठीक है, और ये है आपका क्या है, विषुवत रेखा। ठीक है, तो यहाँ कहीं आपका भारत है, क्या है, यहाँ पे कहीं पे आपका भारत है, तो विषुवत रेखा के उत्तर में है, जो उत्तरी गोलार्ध में भी कह सकते हैं कि आप गोलार्ध का मतलब समझ लेते हैं हम लोग। ये है आपका पूरा ग्लोब। इस पे हम देखते हैं कि ये जो भाग है इसको नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहते हैं, इसको सदर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। उत्तरी गोलार्ध, ठीक है, उत्तरी गोलार्ध और ये दक्षिणी गोलार्ध। तो भारत क्या है, दक्षिणी गोलार्ध में, ये आपका विषुवत रेखा 0 डिग्री है, तो यहाँ कहीं पे आपका भारत मिलेगा। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट है जिसको मैंने समझा दिया आपको। दूसरा पॉइंट कह रहा है, इसी में आगे हम बढ़ाते हैं, भारतीय मुख्य भूमि दक्षिण में कन्याकुमारी से उत्तर में इंदिरा तक तथा पश्चिम में गुजरात के गोहार मोता से पूर्व में अरुणाचल प्रदेश के किबूती तक है। इसका मतलब समझ लेते हैं, भारत का जो ऊपरी भाग है वो क्या है, इंदिरा है, जो आपको जम्मू कश्मीर में मिलेगा। ये आप मान के चलिए कि भारत है। ठीक है, रफ मैप बना रहा हूँ मैं, ऐसा मत समझें कि मैं ऐसा ही मैप बनाता हूँ, ये रफ मैप है। ये जो पार्ट है आपका, ये आपका क्या हो गया, इंदिरा हो गया। ठीक है, नीचे में आपका हो गया ये कन्याकुमारी हो गया। ठीक है, कन्याकुमारी, इधर में आपका अरुणाचल प्रदेश, जिसको हम ये क्या कहते हैं, किबूती कहते हैं, जो आपका सबसे पूर्वी बिंदु है, और इधर में आपका हो गया गुहार मोता, ये आपका सबसे पश्चिमी बिंदु है। ठीक है, तो यही कह रहा है ये पॉइंट कि ये क्या है, कन्याकुमारी उत्तर में,
दक्षिण में कन्याकुमारी से, उत्तर में इंदिरा कौल तथा पश्चिम में गुजरात के गुहार मेहता से, पूर्व में अरुणाचल प्रदेश के किबूती तक है। दूसरा है कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है और जनसंख्या 77.7% है। क्या है? जनसंख्या 77.7% है, जो कि चीन के बाद दूसरा स्थान रखता है। भारत विश्व में चीन के बाद जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा स्थान रखता है? दूसरा स्थान रखता है। भारत का जो कुल क्षेत्रफल है वो 32,87,782 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, आगे देख लेते हैं हम लोग। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से जो भारत है वो 7वां स्थान रखता है। उससे पहले कौन कौन से देश है? तो हमें रूस है, कनाडा है, चीन है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, ब्राज़ील है, ऑस्ट्रेलिया है और उसके बाद हमारा आता है प्यारा सा भारत। थर्ड पॉइंट है, भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार द्वीप में स्थित है। अभी आपने ऊपर देखा होगा कि जो मैंने बात किया था, दिखाता हूँ मैं आपको। ये जो आपका है, यहाँ कहीं लिखा है कि जो दक्षिण में कन्याकुमारी से, उत्तर में इंदिरा कौल, तो ये जो कन्याकुमारी है ये स्थलीय भाग है। जैसे आप ये देख लेंगे, मैं बता देता हूँ। मान के चलो कि ये आपका भारत है, ये जो पार्ट है ये कन्याकुमारी है, लेकिन यहाँ जो इस तरह से जो अंडमान निकोबार का पार्ट है, यहाँ कहीं पे पड़ता है, ये आपका यहाँ कहीं पे पड़ता है वो दक्षिणतम बिंदु जो इंदिरा पॉइंट है वो। तो जो भूमीय भारतीय भूमि का जो मुख्य भूमि का जो पार्ट है वो यहाँ है, वो कन्याकुमारी है, लेकिन जो द्वीपीय विस्तार है उसमें यहाँ पे यहाँ क्या पड़ता है? आपका इंदिरा पॉइंट पड़ता है। इसलिए यहाँ पे इस तरह से लिखी हुई है बातें। आप ये ना कहें कि ऊपर मैंने क्या पढ़ा दिया, नीचे क्या पढ़ा रहा हूँ। भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार द्वीप में स्थित है। ठीक है, इंदिरा पॉइंट को पिग्मेलियन पॉइंट तथा पार्सन पॉइंट भी कहते हैं। इंदिरा पॉइंट को दो नामों से जाना जाता है, पिग्मेलियन पॉइंट और पार्सन पॉइंट। ये आपको अलग अलग क्वेश्चन में दिया रहता है, कभी कभी किसी किसी एग्जाम में पूछ देते हैं, इसीलिए मैंने यहाँ स्पेशली इसको डिस्कस किया है कि दोनों का नाम क्या क्या है। एक ही नाम है, इंदिरा पॉइंट का ही दो अलग अलग नाम है, पिग्मेलियन पॉइंट और पार्सन पॉइंट। एक चीज़, ये जो आपको द्वीप वाला पार्ट से कि इंदिरा पॉइंट कहाँ है, ग्रेट निकोबार कहाँ है, ये सब आपको मैं अगले एक सीरीज़ लाऊंगा। इसी वीडियो का जो अगला सीरीज आएगा उसमें मैं इसको डिस्कस करूंगा, जिसमें आपका उधर का जितना भी है लक्षद्वीप, इधर में आपको ग्रेट ये अंडमान निकोबार, इस सबको डिस्कस करूंगा। फिर आपको उसमें 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल क्या है वो सबको बताऊँगा। अगला पॉइंट देख लेते हैं हम लोग। भारत में द्वीपों की कुल 247 है, 247 संख्या है, जिसमें से 204 जो द्वीप हैं वो क्या है? अंडमान निकोबार द्वीप है में समूह में स्थित हैं, और उसके बाद 43 अरब सागर में स्थित है। ये एनसीईआरटी का पॉइंट है, इसलिए आप कुछ में आपको वो मिलेगा, वेरिएशन मिलेगा, कहीं कहीं आपको कोई और अमाउंट्स मिल सकता है, डाटा मिल सकता है। ये एनसीईआरटी का है, इसलिए आप ऑथेंटिक माने इसको। ठीक है, आगे चलते हैं। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह भूगर्भीय हलचल एवं ज्वालामुखी निर्मित तथा लक्षद्वीप प्रवाल निर्मित है। ये क्या होता है? भूगर्भीय हलचल और ये प्रवाल निर्मित क्या होता है, ये सबको डिस्कस करेंगे बहुत ही बारीकी से अगले सीरीज में। आप बिल्कुल भी चिंता ना करें कि मैं ऐसे ही छोड़ के भाग रहा हूँ। ये चीज़ें आपको कहीं नहीं मिलेगी लेक्चर में, यूट्यूब पे, लेकिन मैं आपको पूरे आसान भाषा में इसको समझाऊंगा कि आगे क्या क्या हो सकता है। आगे देखते हैं। 5वां पॉइंट है 82.5 डिग्री, मतलब 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत के मध्य से होकर गुजरती है। यह भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। देखिए, ये जो 82 डिग्री है ये हमारा मानक समय रेखा है। ठीक है, मानक समय रेखा है। अब एक चीज़ यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है, उसको समझ लेते हैं कि क्या कॉन्सेप्ट है। ये जो आपका ये जो होता है, ये आपका हो गया प्यारा सा पृथ्वी, जिसको ग्लोब कह सकते हैं। ये जो है ये आपका अक्षांश रेखा हो गया। अक्षांश रेखा को लैटिट्यूड कहते हैं। ठीक है, लैटिट्यूड कहते हैं इंग्लिश में। और ये आपका हो गया देशांतर रेखा। ठीक है, तो ये 0 डिग्री देशांतर हो गया। यहाँ कहीं से आपको 82 डिग्री देशांतर गुजरता है, जो भारत के पास से गुजरता है, भारत के बीचों बीच गुजरता है, बीचों बीच कह सकते हैं, या भारत के बीच से होकर गुजरता है। ठीक है, तो ये सारे 82 डिग्री होता है। इसको भारत का मानक समय रेखा माना जाता है। तो आप सब पहले एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि ये आपका हो गया देशांतर और ये हो गया आपका अक्षांश। देशांतर को क्या कहते हैं? लॉन्गिट्यूड कहते हैं इंग्लिश में, और इसको अक्षांश को लैटिट्यूड कहते हैं। ये देशांतर और अक्षांश रेखा क्या होती है, कैसे इसका डिवीजन होता है, आगे मैं एक चैप्टर पढ़ाऊंगा वर्ल्ड ज्योग्राफी की सीरीज में, उसमें आपको आज सभी चीज़ समझ में आएगी। लेकिन यहाँ जो कॉन्सेप्ट है वो भी आपका बेकार नहीं जाएगा कि हाँ ये नहीं समझ पाए तो यहाँ का कॉन्सेप्ट नहीं समझ पाए, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। यहाँ भी आप उसी कॉन्सेप्ट को बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे। अब मैं आगे देखता हूँ, उस पॉइंट को फिर से वापस लेता हूँ। तो ये कह रहा है
कि 82 डिग्री, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत से मध्य से होकर गुजरती है। यह भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, यह भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। ये कौन कौन से राज्य हैं? तो अगला स्लाइड देख खोल लेते हैं हम लोग। ये कौन कौन से राज्य है? तो इसका जो ऊपर से नीचे का क्रम है वो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। ये दिखाता हूँ मैं आपको, इसको क्लियर करता हूँ, उसके बाद आपको एक ड्रॉ करता हूँ मैप, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि कैसे है। मान लो ये आपका भारत है, ठीक है, ये आपका भारत है, ये रफ मैप है। यहाँ कहीं से आपका गुजरता है ये, ठीक है, यहाँ कहीं से गुजरता है आपका ये मानक समय रेखा, ठीक है, इंडियन स्टैंडर्ड लाइन जो है वो यहाँ से गुजरता है। तो इसी के बीच में आते हैं आपका उत्तर प्रदेश आ जाता है, उत्तर प्रदेश आ जाता है, फिर आपका आता है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, ये सब चीज़ें आ जाती है। ठीक है, अब एक चीज़ और यहाँ समझने की बात है कि ये जो 82.5 डिग्री है, इसको हम लोगों ने क्यों माना? तो देखिए, दो चीज़ें होती है। एक होता है कि स्थानीय समय, क्या होता है? एक स्थानीय समय की बात करते हैं हम लोग, स्थानीय समय। ठीक है, स्थानीय समय का मतलब क्या होता है कि जो भी जगह है, ठीक है, पृथ्वी पे जो भी जगह है उसका अपना कोई ना कोई समय है। जिस समय सूर्य उसके ऊपर से, पूरे सिर के ऊपर से चमकती है तो उसको उस जगह का स्थानीय समय मानते हैं। लेकिन ऐसे हम यदि करेंगे तो सबका अपना अपना एक डिवीज़न हो जाएगा, जो कि सही नहीं है। तो हर देश अपना क्या करता है, एक डिवीज़न बनाता है कि हम कैसे किसी भी टाइम को मैनेजमेंट करेंगे। तो उसी तरह से 82.5 डिग्री को भारत सरकार ने ये क्या किया है, माना है कि यहाँ से जो रेखा, ये जो टाइम है, इसी टाइम को पूरे भारत में माना जाएगा। ठीक है, तो ये 82.5 डिग्री को मानक समय रेखा मान लिया गया है। ठीक है, और ये कितने राज्यों से होकर गुजरती है तो देख लेते हैं। चलिए ऊपर, तो इसका क्रम है, ऊपर से नीचे का क्रम है आपका। उत्तर प्रदेश पहला है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ये क्रम है इनका, 5 राज्य हैं। सेकंड है, नेक्स्ट है आपका जो पॉइंट है, वो भारत का समय निर्धारण 82.5 डिग्री से ही होता है, जो ग्रीनविच से 5.5 घंटा आगे है। ये बहुत ही मज़ेदार कॉन्सेप्ट है, इसको भी समझ लीजिए कि 5.5 घंटा आगे क्यों कहते हैं। देखिए, हम आपको बताते हैं। ये देखिए, ग्रीनविच को हमने 0 डिग्री माना है। क्या माना है? 0 डिग्री माना है, 0 डिग्री माना है। ठीक है, और ये आपका कहीं से आ गया आपका 82.5 डिग्री। ठीक है, 82.5 डिग्री। तो 5.5 घंटा आगे कैसे हुआ? तो 1 डिग्री का बराबर जो होता है, 1 डिग्री बराबर होता है 4 मिनट के आसपास। ठीक है, 4 मिनट बराबर 1 डिग्री होता है। तो आप 82 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 82 को आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 जा 8, 8 4 जा कितना हो गया? 320। सॉरी, एक मिनट रुक जाइएगा। ये आपका ग्लोब हो गया, ठीक है, और उसी में आ गया आपका, ये आपका हो गया, माफ़ कीजिएगा, ये आपका हो गया ग्रीनविच, ये आपका हो गया यहाँ से इंडियन स्टैंडर्ड टाइम 82.5 डिग्री। कितना हो गया? 82.5 डिग्री। 82.5 डिग्री 5.5 घंटा आगे कैसे है उसको बताते हैं। तो एक जो डिग्री है, 1 डिग्री बराबर होता है 4 मिनट। कितना होता है? 4 मिनट। अब जब हम इसको 82 को 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमको क्या मिल जाता है? देखिए, 82 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 जा 8, 4 8 जा 32, कितना हो गया? 328 हो गया। 328 और 1/2, 1 डिग्री बराबर 4 मिनट होता है, तो हाफ डिग्री का बराबर कितना हो जाएगा? 2 मिनट हो जाएगा। तो 2 को ऐड करेंगे तो 330 हो जाएगा। 330 को आप 60 से डिवाइड करेंगे, क्या करेंगे? 60 से डिवाइड करेंगे आप, 330 को आप 60 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 65 जा 100 और बच जाएगा कितना? 30 मिनट। 300 हो जाएगा तो कट जाएगा आपका, 30 मिनट बच जाएगा। तो यही होगा 5 आवर 30 मिनट्स, मतलब 5 घंटा 30 मिनट आगे। ठीक है, इस तरह से कैलकुलेशन होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या है। कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है। यह रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जो इस प्रकार है: गुजरात, राजस्थान,
मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, मिजोरम से होकर गुजरती है। ये आप देख लीजिए, ये आपका हो गया प्यारा सा भारत। ठीक है, और यहाँ कहीं से आपका गुजरता है कर्क रेखा, जो कितने राज्यों से होकर गुजरता है? 8 राज्यों से होकर गुजरता है। और वो क्या हो गया? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट पॉइंट जो है, पूरे भारत का लगभग अधिकांश भाग मानसूनी जलवायु वाले क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है, ये कह रहा है पूरे भारत का लगभग अधिकांश भाग मानसूनी जलवायु वाले क्षेत्र के अंतर्गत आता है, लेकिन कर्क रेखा इसे उष्ण तथा उपोष्ण कटिबंध में बांटती है। यदि आप ध्यान दिए होंगे तो जो कर्क रेखा है 23.5 डिग्री, ठीक है, इनसे होकर गुजरती है, तो इसके ऊपर जो ज़्यादातर जो देश वो है वो उपोष्ण क्षेत्र आ जाता है। ठीक है, उपोष्ण क्षेत्र आ जाता है, और उसके वहाँ देखें जैसे कि आपका कश्मीर हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, इन सब चीज़ों पे जगह पे देखेंगे तो बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है। और वहीं बिहार हो गया आपका, ये सब हो गया, तो ये उपोष्ण मतलब हल्की ठंड हल्की गर्मी वाला कॉन्सेप्ट है वहाँ पे, तो ये उपोष्ण क्षेत्र में आता है। उसके नीचे जो भाग है वो क्या आता है? उष्ण क्षेत्र में आता है। जो आप अक्सर सुनते होंगे कि दक्षिण में जो लोग रहते हैं उनको ठंडी लगती ही नहीं है। ठीक है, आप यहाँ यदि आप बिहार में रह रहे हैं, मध्य प्रदेश में रह रहे हैं, ठीक है, आप यदि आप यहाँ पे उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं, तो आपको लगेगा कि यार यहाँ पे क्या है, ठंडी है हमेशा। वही आप किसी दक्षिण के लोगों से बात करेंगे तो क्या कहेंगे कि हम तो पंखा चला के सोते हैं इस समय। तो ये जो डिवीज़न है वो क्या करता है? बांटता है किसमें? उत्तर, ये जो कर्क रेखा है वो क्या करता है? उष्ण और उपोष्ण कटिबंध में बांटती है चीज़ों को। भारतीय भूभाग की लंबाई पूर्व से पश्चिम 293 किलोमीटर 2933 किलोमीटर तथा उत्तर से दक्षिण 3214 किलोमीटर है। ठीक है, अभी आप जो ऊपर देखे होंगे कि जो देशांतरीय विस्तार है भारत का, ठीक है, देशांतरीय और अक्षांशीय विस्तार है वो सेम है। एक चीज़ ऊपर जो अब मैं मिस कर गया था वो मैं आपको बता देता हूँ। जो भारत का जो उत्तरी अक्षांश है, जो उत्तरी बिंदु है वो कहाँ से शुरू होता है? 8.4 मिनट से। ठीक है, और सॉरी माफ़ कीजिएगा, ये दक्षिणी है वो 8.4 मिनट से शुरू होता है, और उत्तर में जो है वो 37 डिग्री 6 मिनट है। ठीक है, इसको हम ऐसे कर लेते हैं, ये यहाँ पे हो गया आपका 8 डिग्री 4 मिनट 37 डिग्री 6 मिनट, ये आपका इंदिरा कॉल, ये आपका कन्याकुमारी, और इधर आपका हो जाएगा 687, ठीक है, 68 डिग्री 7 मिनट, और 97 डिग्री क्या हो जाएगा? 25 मिनट। ठीक है, ये आपका हो गया अरुणाचल प्रदेश, ये हो गया गुजरात का जो आपको गुहार मोता। ठीक है, अब ये दोनों को जब आप माइनस करेंगे, जो ये आपका जो लॉन्गिट्यूड ये हो गया, ये देशांतरीय विस्तार और अक्षांशीय विस्तार, जब इसका माइनस करेंगे तीनों को तो आप पाएंगे कि इसके जो बीच का अंतर है वो बराबर है। ठीक है, जैसे आप देख लीजिए, अभी मैं करके दिखा देता हूँ आपको, एक मिनट मैं आपको करके दिखा देता हूँ। ये आपका मान के चलिए ऊपर जो है 8 और 37, ठीक है, माइनस करेंगे 29 आएगा। बाकी जो पॉइंट में है मिनट में उसको हम छोड़ देते हैं, लगभग मान के चलते हैं। ठीक है, और इधर जो आपका है 97 पूर्व का भाग, और इधर आपका हो गया 68। ठीक है, आप माइनस करेंगे तो 17 में से 8 जाएगा 9, ठीक है, और यहाँ पे बचा 8 में 6 गया 2, 29। जब ये दोनों विस्तार जो अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार है वो 29 डिग्री ही है, मतलब बराबर है, तो फिर ये किलोमीटर में अंतर क्यों? ये जो पॉइंट है यहाँ पे, ये जो पॉइंट है आपका, ये जो किलोमीटर में अंतर आ रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? तो इसका कारण एक है, वो देख लेते हैं हम लोग। ये जो आपका ग्लोब है उसमें जो ये देशांतर के जो बिंदु खींचे जाते हैं, इसमें जो देशांतर के बिंदु खिंचाते हैं तो कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, कुछ इस तरह से होता है, लेकिन अक्षांश का जो बिंदु होता है वो कुछ बराबर होता है, इस तरह से होता है। ठीक है, इस तरह से होता है।
तो ये जो देशांतर की लाइन है ये ऊपर की ओर क्या होता है, झुकते जाता है, ठीक है। और नीचे ये जो अक्षांश की लाइन है वो हमेशा बराबर होती है, चाहे ऊपर हो चाहे नीचे, वो हमेशा बराबर होती है। इसी कारण से ये जो किलोमीटर का अंतर है वो उत्तर दक्षिण का किलोमीटर और पूर्व पश्चिम का, वो इसी कारण से इसका अंतर पाया जाता है। और इसमें कोई बड़ा कंसेप्ट नहीं है, यही अंतर है कि जो देशांतरीय विस्तार है वो ऊपर की ओर क्या होता है, कमते जाता है, जो और वहीं अक्षांशीय विस्तार बराबर होता है जहाँ भी हो। इसी कारण से इसके बीच में का अंतर आता है कि किलोमीटर का अंतर आता है थोड़ा सा, ठीक है। ये भी पॉइंट खत्म हो गया। नेक्स्ट देखते हैं हम, भारत की स्थलीय सीमा उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान और पाकिस्तान को स्पर्श करती है। भारत की स्थलीय सीमा उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान और पाकिस्तान को स्पर्श करती है, जबकि उत्तर में चीन, नेपाल, भूटान तथा पूर्व में बांग्लादेश एवं म्यांमार देश से मिली हुई है। ये देख लीजिए आप, ये स्लाइड को बता देता हूँ मैं। ये आपका उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, यहाँ उत्तर में हो गया नेपाल, चीन, यहाँ आपका भूटान हो गया, नीचे में आपका हो गया पूर्व में म्यांमार, बांग्लादेश, ठीक है। वही वो पॉइंट कह रहा है, उसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, ठीक है। जहाँ पे मैं कॉन्सेप्ट आएगा उसको मैं समझाते चलूँगा, मैं एक भी चीज़ को नहीं छोड़ूंगा आपको, बिल्कुल भी आप टेंशन न लेके आपको ये छोड़ के कोई चीज़ें बताई जाएंगी, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा। हर चीज़ें आपको समझाई जाएगी एक एक करके बारीकी से, बहुत ही आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे हम लोग साथ में मिलके। तो भारत की जो स्थलीय सीमा है वो क्या है, उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान और पाकिस्तान को स्पर्श करती है, जबकि उत्तर में चीन, नेपाल, भूटान तथा बांग्लादेश और म्यांमार से मिली हुई है। देश की सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश को स्पर्श करती है, ठीक है। ये याद रखिएगा, सबसे लंबी, कोई भी चीज़ में सबसे लग जाना तो वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के दृष्टिकोण से। वजह से बहुत सारी सीमा रेखा हैं, बहुत सारे हमारे नेबर कंट्रीज़ हैं, लेकिन उसमें से सबसे बड़ा सीमा रेखा कौन साझा करता है, तो वो बांग्लादेश करता है, ठीक है। जबकि सबसे छोटी स्थलीय सीमा किसके साथ हम लोग साझा करते हैं, तो वो भूटान के साथ करते हैं, ठीक है। आगे देख लेते हैं हम लोग। आपका ये 13 नंबर पॉइंट है, बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित राज्य है तमिलनाडु, ठीक है। बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित राज्य क्या क्या है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। देखिए ये चीज़ आपको याद रखनी होगी, ताकि कभी कभी पूछ देते हैं एग्जाम में, क्योंकि ये 3-4 ही राज्य है जो सटे हुए हैं, तो पूछ सकते हैं एग्जाम में कि हाँ, क्योंकि जब ज़्यादा होता है ना, वही 20 होता, 10 होता, तो फिर कम चांसेस रहते हैं पूछने के, लेकिन 3-4 राज्य तो पूछ देते हैं। तो आपको उसके लिए याद करना पड़ेगा कि बंगाल की तट पर जो स्थित राज्य है वो तमिलनाडु, बंगाल की खाड़ी के तट पर आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। जबकि अरब सागर के तट पर स्थित राज्य कौन कौन से हैं, तो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक तथा केरल। नेक्स्ट पॉइंट है कि गुजरात की समुद्र तटीय सीमा सबसे लंबी है। एक अच्छा फैक्ट्स है कि सबसे लंबी समुद्र तटीय सीमा किसकी है, तो क्वेश्चन बन सकता है, तो वो है गुजरात की, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे क्या सर ये कहाँ से पीसीएस में और ये ऑफिसर रैंक के एग्जाम में जो यूपीएससी की बात कर रहे हैं उसमें कहाँ से पूछेगा, उसमें नहीं पूछेगा, लेकिन यदि ओवरऑल मैं बात करूँ तो उस किसी भी एग्जाम में पूछते हैं, खासकर पीसीएस में भी तो पूछ सकते हैं। और ये आपका यूपीएससी में नहीं आएगा, लेकिन पीसीएस में आ सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है कि पीसीएस में ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाले बहुत सारे प्रश्न होते हैं, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है, इस पूछ सकते हैं। गुजरात की समुद्र तटीय सीमा सबसे लंबी है और किसकी सबसे छोटी है, तो वो है गोवा की। गोवा की जो समुद्र तटीय सीमा है वो सबसे छोटी है। नेक्स्ट है, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई लगभग 15,200 किलोमीटर है। इसका मतलब क्या होता है, मैं अभी आपको समझा देता हूँ। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर का क्या मतलब होता है, यहाँ से मैं एक स्लाइड ओपन कर लेता हूँ, ये बता देता हूँ आपको यहाँ पे करके। ये जो आप देख रहे हैं, ये जो आप भाग देख रहे हैं भारत का, ये कुछ इस तरह से, ये जो पूरा भाग है ये 15,200 किलोमीटर है, वही चीज़ वहाँ पे कही जा रही है। फिर आपको ये तटीय भाग है, इसकी लंबाई मैं आपको आगे बताऊंगा, जो कि मैं पहले ही बता देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि मैं आगे क्या बोलने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पे मैप पे ड्रॉ कर देता हूँ। कोई भी चीज़ें मैप के साथ पढ़ेंगे तो ज़्यादा मजा आएगा, और ज्योग्राफी तो खासकर बहुत ही ज़रूरत है मैप का, बिना मैप के पढ़ेंगे आपको सब बाउंस करेगा, कुछ भी समझ नहीं आएगा। अभी मैंने यहाँ पे मैप की स्लाइड लगाया, इसी वजह से लगाया क्योंकि आप अभी देखेंगे जब मैं आपको बताऊँगा तो कैसे ये मैप का यूज होगा, यहाँ पे ये डायग्राम में कुछ समझने में आपको बहुत ही आसानी होगी। तो आगे चलते हैं, पहले उस स्लाइड को खत्म कर लेते हैं हम लोग। तो भारत के स्थलीय सीमा की लंबाई है वो लगभग 15,200 किलोमीटर तथा मुख्य भूमि की
तथा मुख्य भूमि की समुद्र तटीय सीमा की लंबाई 6100 किलोमीटर है। 6100 किलोमीटर है। कितना है? 6100 किलोमीटर। मुख्य भूमि यहाँ पे क्यों लिया गया है, थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करेंगे। मुख्य भूमि का मतलब ये है कि यहाँ पे, क्योंकि जो समुद्र तटीय सीमा है भारत की वो अलग भी है। जो द्वीप समूह है, जो लक्षद्वीप है, अंडमान निकोबार है, उनकी भी सम्मान को चलो कि वो एक स्थल है। ठीक है, आप यहाँ देख लो, ये आपका भारत हो गया। ठीक है, ये भारत हो गया। यहाँ पे कुछ आपके अंडमान निकोबार के भाग हो गए, यहाँ पे लक्षद्वीप के भाग हो गए। तो ये जो तटीय सीमा है आपका, ये मुख्य भूमि का भाग है, मतलब ये पूरा मुख्य भूमि भारत का भाग है। लेकिन ये जो है ये भी भारत का ही भाग है, लेकिन ये समुद्र के बीच में एक द्वीप सा है, और उस द्वीप का जो क्षेत्रफल है, जो तटीय सीमा है, इसको मिलाया जाए तो ये दोनों को जोड़ के अलग है। तो यहाँ का पहले जो तटीय सीमा है, इसको मुख्य भूमि मैंने यहाँ लिखा है स्लाइड में, और इसको दोनों को जोड़ूंगा तो फिर मैं उसका डाटा दूसरा हो जाएगा, जो कि मैं यहाँ बता दे रहा हूँ। तो भारत में समुद्र तटीय सीमा की लंबाई 6100 किलोमीटर तथा मुख्य भूमि लक्षद्वीप समूह और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के साथ समुद्र तट की लंबाई 7516 किलोमीटर हो जाती है। मैं जो यहाँ बता रहा था कि इसको मिला लूँ, इसको मिला लूँ और इसको मिला लूँ तो ये हो जाएगा 7516 किलोमीटर। लेकिन मैं सिर्फ इसकी बात करूँ तो वो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 6100 किलोमीटर। कितना हो जाएगा? 6100 किलोमीटर। ठीक है, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। नेक्स्ट इसी स्लाइड पे आते हैं फिर से। अब हम देख लेते हैं इसका नेक्स्ट पॉइंट। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। भारत में राज्यों की संख्या 28 तथा केंद्र शासित प्रदेश 8 है। ये बहुत ही अपडेटेड पॉइंट है, जो कि आपको पहले वाले जो वीडियो देखेंगे किसी भी आप यूट्यूबर्स का, उनमें आपको ये पॉइंट्स नहीं मिलेंगी, और उसको कैसे मैं समझाता हूँ उसमें आपको ये पॉइंट्स नहीं मिलेंगी। तो भारत जो 29 राज्य थे, उसमें से आप क्या कहेगा, जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा खत्म कर दिया गया और उसको केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा बना दिया गया। केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, जिसमें 2 भाग में बांट दिया गया। एक लद्दाख का क्षेत्र हो गया, एक आपका जम्मू कश्मीर हो गया। तो 29 में से ये 28 हो गया। फिर उसमें से पहले जो 7 केंद्र शासित प्रदेश थे, उसमें 2 और ऐड हो गए, लद्दाख और जम्मू कश्मीर 9 बन गए। 9 में से उसमें से 2 को, ठीक है, एक साथ जोड़ दिया गया है, जिसके कारण से अब ये 8 हो गए हैं। ठीक है, अब आगे आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान है। और सबसे छोटा राज्य क्या है? गोवा है। मैप पे देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगी चीज़ें बहुत ही आसानी से। ये आपका राजस्थान है। जो लोग राजस्थान से हों उसको बहुत प्यार है। ठीक है, तो उन लोगों के लिए मैं अच्छे से ये बता देता हूँ। ऐसे सभी को प्यार है, क्योंकि भारत का पार्ट से तो प्यार तो होना ही है, इसमें कोई अवश्य वो नहीं, डाउट नहीं है। और बहुत ही अच्छा स्टेट है, बहुत ही यहाँ पे सांस्कृतिक विरासत भी है हमारे। तो ये आपका राजस्थान है। तो ये सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल रखता है भारत के में। और दूसरा है सबसे छोटा जो क्षेत्रफल लगता है वो क्या है? गोवा का है। ठीक है, वो गोवा का है। हम लोग पहले वाली स्लाइड पे ही चलते हैं फिर से। क्षेत्रफल की दृष्टि से ये हो गया। भारत के ऐसे राज्य जिनकी तटीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है, गुजरात एवं पश्चिम बंगाल। देखिए, गुजरात की जो तटीय सीमा है, गुजरात जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, वो किसके साथ लगती है? पाकिस्तान के साथ, और उसका तटीय सीमा भी है। ऐसे 2 ही राज्य है जिनका क्या है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी है और तटीय सीमा भी है। वो पहला कौन सा है? गुजरात है। ठीक है, वो पश्चिम में पड़ जाता है आपका। और दूसरा क्या है? पश्चिम बंगाल है, जो बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है, और फिर उसका तटीय सीमा भी है। तो ये 2 चीज़ें हैं। इसी पॉइंट में आगे इसको बढ़ते हैं। इस स्लाइड में हम यहाँ पे मैंने एक बॉक्स मैटर बना दिया है, जो कि इसके पॉइंट्स ऑफ व्यू से तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक आपको समझने की कोशिश करेंगे। आगे भी आपको आ सकता है ये सब चीज़ें, तो आप समझ लेते हैं इसके क्या है। तो ये है भू राजनीतिक का मतलब होता है जब राजनीति किसी क्षेत्र के आधार पर हो। ठीक है, ये इसी चैप्टर में या फिर कभी भी आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो कहीं पे भी, तो ये चीज़ें आपको आएगी और समझने में दिक्कत होगी। यदि आप इसको समझ लेते हैं अभी तो समझ में आ जाएगा कि हाँ, वहाँ जब आप पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा कि ये चीज़ें क्या हैं। तो भू राजनीति का मतलब था जब राजनीति किसी क्षेत्र के आधार पर हो तो हम उसको क्या कहते हैं? जैसे मान के चलो कि अभी भी हमारा पाकिस्तान के साथ गुजरात का जो एक सर्किल है वो विवाद चलते रहता है। ठीक है, फिर आप देख लीजिए अलग अलग, अभी आपका नेपाल के साथ विवाद चल रहा था, आपका यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में। तो वो जब विवाद चलते रहते हैं तो इन सब को
क्या कहते हैं, भू राजनीति, ये क्षेत्र के आधार पे है तो क्या कहते हैं, भू राजनीतिक विवाद। भू सामरिक का मतलब है जब क्षेत्र सुरक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो, क्या हो, जब क्षेत्र जो हो सुरक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होने लगे तो क्या कहते हैं, उसको हम भू सामरिक कहते हैं। कोई भी क्षेत्र हो, जैसे आप मान के चलिए कि हमारा राजस्थान है, पंजाब है, जो बॉर्डर से सटा हुआ है, नेबरिंग कंट्रीज है, पाकिस्तान उसके साथ सटा हुआ है, तो वो जब महत्वपूर्ण हो जाए हमारे लिए तो वो कहते हैं भू सामरिक की बात करते हैं। या फिर हम समुद्र में भी कोई भी चीज़ देखें तो उसके साथ भी हम लोग क्या कहते हैं कि वो हमारा भू सामरिक है। इसमें मैंने एक पॉइंट डाल दिया था जिसका आपको आगे यूज आएगा, जल संधि, ठीक है। वह संकीर्ण स्थान जो दो बड़े जलाशयों को जोड़ता है उसको जल संधि कहते हैं। आगे देखेंगे इसका पॉइंट का यूज है, श्रीलंका के साथ हम पढ़ेंगे तो उसमें आएगा आपका ये, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं, उसमें क्या है देखते हैं, बहुत ही मज़ा आने वाला आज आपको पढ़ के। देखिए इस स्लाइड में मैंने ये लगाया है, ठीक है, कि देश, ठीक है, देश और सीमा पर अवस्थित राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है, मैंने इसको सजाया है। और ये टेबल आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी पहले वाले जो जितने भी लेक्चर आपको यूट्यूब पे मिलेंगे उसमें और इसमें थोड़ा सा अंतर ये है कि ये अपडेटेड है। पहले वाला चीज़ें आपको, जैसे आप जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, लद्दाख और जम्मू कश्मीर में बांट दिया गया, तो फिर वहाँ पे ये चीज़ें आपको नहीं मिलेगी जो कि यहाँ पे मिलेगी आपको। देख लेते हैं, हमने यहाँ पे ये डाला है राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, इसलिए डाला है क्योंकि बांट दिया गया है जम्मू कश्मीर को और फिर हम उसको छोड़ के पढ़ेंगे तो चीज़ें समझ में नहीं आएगी, तो हमने यहाँ केंद्र शासित प्रदेश भी डाल दिया गया है। पहले ये जो जब हेडिंग बनता था तो सीमा पर अवस्थित राज्य ही बनता था, लेकिन अब केंद्र शासित प्रदेश मैंने अपने से ऐड किया है, इसमें कोई दूसरे लोगों की ये नहीं है। तो देश का है पाकिस्तान, किस कौन कौन से हमारे राज्य के साथ साझा करता है अपना बाउंड्री, वो देख लेते हैं। तो पहला है आपका गुजरात, उसके बाद है राजस्थान। मैप भी देख लेते हैं, साथ में समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा ऊपर करता हूँ मैं इसको, आपका हेडिंग को मैं ऊपर कर देता हूँ, बाकी मैं कंट्रीज़ के साथ कनेक्ट करूँगा तो आप समझते चलेंगे, ठीक है। अब देखिए पाकिस्तान, ये आपका पाकिस्तान है, ये पाकिस्तान है पूरा। इसके साथ यहाँ पे आपका गुजरात लग रहा है, उसके बाद है राजस्थान, ठीक है, राजस्थान लग रहा है। उसके बाद आपका यहाँ पंजाब हो गया, पंजाब के बाद आपका मैंने लद्दाख ले लिया है पहले, लेकिन आप पहले जम्मू कश्मीर मान ले। तो उसके बाद ये आपका जम्मू कश्मीर का पार्ट हो गया, फिर यहाँ पे लद्दाख हो गया, ठीक है, वो लग रहा है। उसके बाद है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान का जो ये पीओके वाला एरिया है जिसको हम लोग अपना मानते हैं और ये मेरा है ही, हम लोग किसी न किसी दिन तो लेके ही रहेंगे इसको, तो ये पीओके वाला एरिया वो अफगानिस्तान से लगता है। पहले आप पूरा टोटल काउंट होता था तो ये जम्मू कश्मीर बोल देते थे, लेकिन अब ये लद्दाख का पार्ट हो गया तो हम लद्दाख कहते हैं। तो ये अफगानिस्तान पर जो केंद्र शासित प्रदेश था लद्दाख, तो अफगानिस्तान से कौन लगता है, लद्दाख लगता है, ठीक है। दूसरा है अब चीन, चीन से कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश और राज्य लगते हैं वो हम देख लेते हैं। थोड़ा सा मैं स्लाइड को ऊपर करता हूँ, ठीक है, ताकि पूरा मैप अच्छे से दिखे और हम लोग समझ पाए कि कैसे क्या है, ठीक है। देखिए ये आपका हो गया चीन, चीन ये पूरा भाग चीन है। यहाँ पे आपका लद्दाख हो गया, उसके बाद हो गया यहाँ पे आपका हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तराखंड लगता है। इधर में आप आ जाएंगे तो आपका सिक्किम हो जाएगा, ठीक है, और ये आपका है अरुणाचल प्रदेश। तो ये क्या है, ये सब रखते हैं चाइना से, ठीक है। इसमें थोड़ी सी कम प्रॉब्लम आएगी आपको, लेकिन जो एक तो नीचे है उसमें थोड़ा ज़्यादा प्रॉब्लम होगा, उसको ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है, वरना आप उसमें बहुत मिस करेंगे। नीचे क्या, अभी आप नेपाल का देखेंगे, इसी में बहुत कन्फ्यूज़न होता है। और कन्फ्यूज़न कहाँ होता है मैं आपको बता देता हूँ। इसको मैं थोड़ा सा मैप को जूम करता हूँ, ठीक है, ये जूम किया मैंने। अब देखिए नेपाल के साथ कौन सा हमारा राज्य साझा करता है, तो ये आपका हो गया नेपाल, यहाँ देख लीजिए, ये आपका उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, ये आपका हो गया बिहार, और ये पश्चिम बंगाल। यहाँ ये जो आप जब नेपाल के साथ आप देखेंगे तो आप जनरली समझेंगे अच्छा उत्तराखंड हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, आप ये पश्चिम बंगाल को मिस कर देते हैं। लेकिन जब आप यहाँ मैप पे गौर से देखेंगे तो यहाँ पे ये जो पश्चिम बंगाल है ये नेपाल के साथ भी अपना बॉर्डर साझा करता है, जो कि बहुत ही इफेक्ट ये है कि थोड़ा सा माइनर मिस्टेक करेंगे तो आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। जब भी आप वहाँ पे एग्जाम में बैठे होंगे और सिलेक्ट कर रहे होंगे ऑप्शन को तो गलत हो जाएगा। तो ये आप याद रखेंगे, ये बहुत ही पेचीदा है। ऊपर से पहले वाला जितना भी था वो थोड़ा सा आसान था, लेकिन ये थोड़ा पेचीदा है। तो आपका हो गया उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, और ये आपका पश्चिम बंगाल हो गया।
उसके बाद हो गया ये सिक्किम। तो इतने राज्य हमारे क्या करते हैं, नेपाल के साथ अपनी बाउंड्री साझा करते हैं। नेक्स्ट है आपका भूटान। भूटान में देख लेते हैं, ये आपका है सिक्किम, ये आपका भूटान हो गया। भूटान के इसमें आप देख लेंगे यहाँ सिक्किम है। उसके बाद है पश्चिम बंगाल पीला कलर से, पिंक कलर का ऊपर सिक्किम, और इधर में आप देख रहे हैं आसाम, ये आपका हो गया पर्पल कलर का। इधर में आपका अरुणाचल प्रदेश जो पिंक कलर में वापस से है। कलर थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए तो आप माइनर ये मत लेना कि हाँ सर यह क्या कलर है, क्या बोल रहे हो, क्योंकि मैं कलर नहीं ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूँ, तो ज्योग्राफी पे ध्यान दे प्लीज़। तो ये आपका हो गया असम अरुणाचल प्रदेश, तो ये आपका पूरा कंप्लीट। नेक्स्ट है बांग्लादेश, इसके साथ भी थोड़ा सा प्रॉब्लम है, ठीक है, इसको भी ध्यान से देखने की ज़रूरत है, नहीं देखेंगे तो फिर आप जाएंगे। बांग्लादेश के साथ पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल यहाँ तक आता है। उसके बाद है आपका यहाँ पे मेघालय, असम, ठीक है, असम भी यहाँ साझा करता है कहीं यहाँ पे, ये जो पार्ट है यहाँ पे साझा करता है, इसके नीचे में मेघालय आ गया। और इधर असम इधर से भी करता है, इधर से ही करता है, तो असम मेघालय। उसके बाद है आपका त्रिपुरा, ठीक है, और यहाँ पे है आपका मिजोरम, माफ़ करिएगा ये आपका छूटा हुआ है यहाँ पे, उसको मैं अपडेट कर दूंगा, एक मिनट आप रुकिएगा, उसको देख लेता हूँ मैं, इसको आप अपडेट कर लेंगे, यहाँ पे आपका वो भी आ जाएगा, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं म्यांमार, ठीक है, म्यांमार के साथ कौन कौन सा है, तो ये म्यांमार है आपका, आ गया अरुणाचल प्रदेश, ये आपका अरुणाचल प्रदेश हो गया। उसके बाद है नागालैंड ऊपर, उसके बाद अरुणाचल के बाद नागालैंड, उसके बाद है आपका मणिपुर, उसके बाद है मिजोरम। ये 4 स्टेट हमारे म्यांमार के साथ क्या करते हैं, बाउंड्री साझा करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड को लेते हैं हम लोग, मैप के साथ पढ़े हैं, बहुत मज़ा आया है, आगे देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट स्लाइड को देखते हैं। इसमें मैंने थोड़ा सा फैक्ट्स ले लिया, ठीक है, और फैक्ट्स में मैंने क्या किया, एक क्या आप जानते हैं मैंने, और ये छोटा छोटा फैक्ट्स है जिसको आप समझेंगे और बहुत मज़ा आएगा। फैक्चुअल आप यदि वनडे एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे तो उसमें फैक्चुअल कॉन्सेप्ट आते हैं और ये चीज़ें आपको बहुत ही हेल्प करने वाली है, ठीक है। तो इस स्लाइड को ओपन करते हैं और हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या है, क्या आप जानते हैं में से। और पहला है पॉइंट, भारत के ऐसे राज्य जिनकी कोई तटीय सीमा और अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है, तो ये बहुत कम राज्य है। ये क्वेश्चन इसलिए बन सकता है कि ये बहुत कम राज्य है और कोई 4 ऑप्शन दे देंगे जिसमें से 2-2 डाल दिया जाएगा, और या फिर आपको एक एक ऑप्शन ही रहेगा, इसमें से इस 4 में से कोई एक ऑप्शन डाला जाएगा और बाकी 3 कोई और होंगे जिसको जो नहीं लगते हैं, जो लगते हैं, तो फिर आप वहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे। फिर 2-2 का ऑप्शन सीरीज सेट कर देगा, जो आजकल नया ट्रेंड आ गया है, पीसीएस एग्जाम में ज़्यादातर ट्रेंड आ गया है कि वो थोड़ा सा आप कठिन बनाने लगे हैं सवालों, क्योंकि कंपटीशन इतना बढ़ गया है कि कठिन थोड़ा सा हो गया है सवाल। तो आप इसको देख लीजिए, भारत के ऐसे राज्य जिनकी कोई तटीय सीमा और अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है, पहला है मध्य प्रदेश, उसके बाद हरियाणा, छत्तीसगढ़, झारखंड, ठीक है, 4 राज्य हैं, इसको याद रखेंगे आप लोग। उसके बाद है चीन के 2 राज्य भारत के साथ सीमा बनाते हैं। देखिए एक कभी कभी मैं देखा हूँ कहेंगे कि वो कुछ लोग ट्रिक देते हैं, ट्रिक से चीज़ें आप याद तो कर लेंगे, लेकिन जिस एग्ज़ाम की आप तैयारी करते हैं, जिसके लिए मैं पढ़ाता हूँ, उसमें आपको दिक्कत ये है कि आप हर चीज़ को मतलब ट्रिक से नहीं याद कर सकते, बहुत कॉन्सेप्ट करना पड़ेगा, माइंड को थोड़ा इलेबरेट करना पड़ेगा। तो ये चीज़ें आप ऐसे भी देखें, 4 है तो आप आराम से याद कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मध्य प्रदेश, हरियाणा, छत्तीसगढ़ और झारखंड। उसके बाद दूसरा पॉइंट है, चीन के 2 राज्य भारत के साथ सीमा बनाते हैं, तिब्बत एवं सिक्यांग, ठीक है। और दूसरा है, भारत एवं पाकिस्तान की सीमा को रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। भारत एवं पाकिस्तान की सीमा को क्या कहते हैं, रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। इसमें कोई कुछ भी समझाने लायक नहीं है, एक बस लाइन है। नेक्स्ट है, भारत एवं चीन के बीच की सीमा रेखा को क्या कहते हैं, मैकमोहन रेखा कहते हैं। ये इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ये है कि जो मैकमोहन रेखा ये लगता कहाँ से है, तो ये कहीं लगता है, एक मिनट रुकिएगा, ये कहीं अरुणाचल प्रदेश के साइड से सटता है, ठीक है, यहाँ से कहीं से खींचा हुआ है ये रेखा, तो आप देख सकते हैं यहाँ से कहीं से ये रेखा खींचा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड, इसी स्लाइड पे आता है फिर से जिस स्लाइड पे हम पहले से थे, और इसको ऊपर करते हैं और देखते हैं। नेक्स्ट, भारत एवं चीन के बीच की सीमा रेखा को क्या कहते हैं, मैकमोहन रेखा कहते हैं। ब्रिटिश भारत एवं अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा को डुरंड रेखा कहते हैं, ठीक है। वर्तमान में यह रेखा पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान के बीच सीमा बनाता है।
ब्रिटिश भारत यहाँ लिखा हुआ है और यहाँ पाकिस्तान लिखा हुआ है वर्तमान। ये पॉइंट क्यों लगाया गया है? तो इसका मतलब यही है कि ये डुरंड रेखा है, ये पहले ब्रिटिश भारत एवं अफगानिस्तान के बीच में खींचा गया था। जब आप जानते ही हैं कि ब्रिटिश भारत जब था उस समय पाकिस्तान हमारा भाग हुआ करता था, और जब हमारा भाग हुआ करता था तो हम उसको पूरा हमको भारत काउंट करते थे। तो उसके बाद क्या बच जाता था? उसके बाद अफगानिस्तान ही बच जाता था। तो हमने उसके बीच में एक रेखा खींचा जिसको डुरंड रेखा कहा। लेकिन जब पाकिस्तान बटा तो फिर पाकिस्तान अपना एक सॉवरेन कंट्री बन गया। जब कंट्री बन गया तो वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की रेखा हो गई, ना कि अब भारत और पाकिस्तान अफगानिस्तान के। ठीक है, तो ये ब्रिटिश भारत का पार्ट था। ठीक है, नेक्स्ट आपका पॉइंट जो है, पाक जल संधि भारत एवं श्रीलंका के मध्य सीमा बनाता है। इस पॉइंट को देख लेते हैं, यहाँ कहीं है। इस पॉइंट को थोड़ा सा मैप के दृष्टि से समझ लेते हैं। ये आपका है भारत, जो हमारा प्यारा सा भारत है, और ये आपका श्रीलंका, और यहाँ कहीं से ये है पाक जल संधि। एक मिनट बॉस, तो वो क्या है? पाक जल संधि यहाँ पे है। ठीक है, ये पाक जल संधि है जो दोनों को बीच के सीमा रेखा का निर्माण करता है। तो ये आपका 6 पॉइंट भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट, नीचे से मैंने कुछ बॉक्स बना दिए हैं, जो ऊपर कुछ पॉइंट्स हैं उसको मैंने निचोड़ के रूप में दे दिया है। तो दक्षिणतम बिंदु क्या है? ठीक है, हम लोग समझ लेते हैं दक्षिणतम बिंदु क्या है बॉस। तो है इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में। यदि मुख्य भूमि की दक्षिण सीमा का बात करें तो वो है कन्याकुमारी। मुख्य भूमि का मतलब होता है कि भारत का जो स्थलीय भाग है, जो द्वीप को छोड़ की बात करते हैं, तो वो कितना है? वो है हमारा दक्षिणतम बिंदु क्या है? कन्याकुमारी है। लेकिन जब हम द्वीप को लेके बात करेंगे तो ग्रेट निकोबार में जो पॉइंट है इंदिरा पॉइंट, उसको हम लोग क्या कहते हैं? भारत का दक्षिणतम बिंदु मानते हैं। 2004 में एक द्वीप सुनामी आया जिसके कारण से ये इंदिरा पॉइंट जलमग्न हो गया था। ठीक है, तो ये जो कन्याकुमारी है इसका जो आपको वो देखने को मिलेगा वो 8.8 डिग्री 4 मिनट के आसपास है अक्षांश पे, और उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल 37 डिग्री 6 मिनट है। ऊपर मैं भूल गया था इस कंटेंट को डालना, सॉरी, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ आप लोगों से, और आगे मैं ऐसी गलती नहीं करूँगा, आपसे वादा करता हूँ। उसके बाद आगे देखते हैं, ये पश्चिमी बिंदु है गुहार मोता गुजरात। इसका जो है आपका 68 डिग्री 7 पूर्वी देशांतर। पूर्वी देशांतर का मतलब ये होता है, एक मिनट इस स्लाइड को ओपन करता हूँ मैं, इस स्लाइड को। पूर्वी देशांतर का मतलब ये होता है कि ये जो आपका 0 डिग्री रेखा है, मान लीजिए कि आपका 0 डिग्री रेखा, ये आपका 0 डिग्री रेखा, ठीक है, तो इसके साइड पूर्व, इसके साइड पश्चिम, तो ये आपका पूर्वी देशांतर हो गया। भारत पूर्वी देशांतर में पूर्वी उत्तरी गोलार्ध में स्थित है विषुवत रेखा के ऊपर, तो ये आपका इसमें कहीं आपका भारत बना हुआ है। ठीक है, ठीक है, इसमें है, तो ये पूर्वी देशांतर ये हो गया। पश्चिमी देशांतर ऊपर में उत्तरी अक्षांश, नीचे में विषुवत रेखा 0 डिग्री के नीचे में दक्षिणी अक्षांश। हम जब अक्षांश देशांतर का टॉपिक पढ़ेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी में तो उसको बहुत आसानी से समझेंगे सब चीज़ों को। बिल्कुल भी आप टेंशन ना ले कि आपको ये चीज़ें समझ में आ रही है कि नहीं। यहाँ तो मैंने समझाने की कोशिश की, लेकिन वहाँ भी आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा। ठीक है, नीचे देख लेते हैं, एक दो पॉइंट और बचे हैं। पश्चिमी बिंदु गुहार मोथा, और जो पूर्वी बिंदु है वो क्या है? किबूथी। वो कितना है? 97 डिग्री 25 मिनट, 97 डिग्री 25 मिनट। ठीक है, मैं बोल भी रहा हूँ, लिख भी रहा हूँ, जहाँ पे आपको लगे कि नंबर ये समझ नहीं रहा तो बोलने के साथ जो मैं बोल रहा हूँ वो चीज़ सही है। दिखने में थोड़ा सा मेरा ये ब्रेन का प्रॉब्लम है, इसलिए आप इसके लिए सॉरी। तो यहीं पे आज का ये जो आपका ये अवस्थिति और विस्तार का ख़त्म होता है। इसमें एक चीज़ बच गई है, वो द्वीप का भाग है, जो आपका लक्षद्वीप है, अंडमान निकोबार है। उसके लिए मैं कल एक नया सा सीरीज़ लाता हूँ और उसमें पूरी चीज़ों को कवर करूँगी। इसमें मैंने नहीं लिया कि ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा और वो चीज़ें पूरी तरीके से कवर नहीं हो पाएगी, और फिर आप लोग को मजा नहीं आएगा। लंबा वीडियो देखना थोड़ा आप लोग भी पसंद नहीं करते हैं, जल्दी उब जाते हैं, तो उसको अलग से लाऊंगा और बहुत ही मज़ेदार वो भी कंटेंट होगा। तो इसको आप लोग क्या करिए, जानते ही हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए वीडियो को, ताकि बहुत जिन लोगों को ज़रूरत है इन सब चीज़ों की उन तक पहुँचे आसानी से।